हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट की लास्ट स्लाइड है ये, जिसमें हम एनसीईआरटी के जो आपकी बुक के पीछे क्वेश्चन दे रखे होते हैं ना, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मैच दी फॉलोइंग। इसमें हमें यहाँ पे नाम दे रखा है नर्मदा वैली, मगध, ये सब, और हमें मैच करना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो नर्मदा वैली का हमारा आंसर क्या है? हंटिंग एंड गैदरिंग। नर्मदा वैली के किनारे जो हमारे लोग थे वो हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। ठीक है, मगध क्या था हमारा? मगध इज़ दी फर्स्ट बिग किंगडम। ये हमने पढ़ा था कि जो हमारा पहला बड़ा किंगडम था वो था हमारा मगध। और गारो हिल्स में क्या हुआ था? गारो हिल्स में हमारा अर्ली एग्रीकल्चर शुरू हुआ था। तो कोई ये जो पॉइंट्स हैं मैच द फॉलोइंग के, ये आपको ऐसे याद करने कि अगर आपसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे कि विच नेम दी फर्स्ट बिग किंगडम, तो आप बता सकें कि येस, मगध इज़ द फर्स्ट बिग किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। तो ये क्या थे? इंडस एंड उसकी ट्राइब्यूटरीज के आसपास पहली शहर बसना स्टार्ट हुए थे सबसे पहले। ठीक है, और गंगा वैली के आसपास शहर बसना स्टार्ट हुए थे आज से 2500 साल पहले। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, नर्मदा वैली में क्या हुआ था? नर्मदा वैली में हंटिंग एंड गैदरिंग था। हंटर गैदरर्स पढ़ा था जो हमने, कि जहाँ पे लोग एक साथ इकट्ठा होकर रहते थे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर मगधा। मगध हमारा पहला बड़ा किंगडम था, पहला बड़ा राज्य था। ठीक है, गारो हिल्स में सबसे पहले खेती स्टार्ट हुई थी। अर्ली ईयर्स में खेती जो स्टार्ट हुई थी ये गारो हिल्स के आसपास हुई थी। और इंडस एंड इस ट्राइब्यूटरीज के आसपास पहली सिटीज़, पहले शहर बसना शुरू हुए थे। और गंगा वैली के आसपास कम से कम आज से 2500 साल पहले सिटीज़ बसना शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस में हमें बड़ा डिफरेंस करना है। तो पहला मैं बता देती हूँ मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या थी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी हमारी पुराने ज़माने की एक तरीके से किताबें हैं, और इंस्क्रिप्शंस भी पुराने ज़माने के हमारे रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं पेड़ की खाल पे, लिखी जाती है। पेड़ की खाल को इकट्ठा कर करके उनका एक बुक बना देते हैं और उन पे लिखा जाता था। और जो इंस्क्रिप्शंस होते थे वो बेसिकली आपके बड़े पत्थर या बड़े स्टोन या मेटल पे लिखे जाते थे, मेटल पे। ठीक है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर दे वर रिटन बाय हैंड, ये हाथ से लिखी जाती थी। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन दी पाम लीव्स। कहाँ लिखी होती थी? ताड़ पत्रों पे, पाम लीव्स पे, या फिर स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बिर्च। मीन्स यानी कि जो हमारा ना भुज के जो पेड़ था उसके पत्तों पे, जो ज़्यादातर हिमालय पे आसपास मिलता है, वहाँ पर लिखी जाती थी। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस होता है जो हमारा पत्थर पे जो गड़वा देते थे राजा महाराजा अपनी अचीवमेंट्स को लेके, वो होता था हमारा इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो ये किस पे होती थी? स्टोन पे, पत्थर पे, या फिर किसी मेटल पे, धातु पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिटर्न टू रशीदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ द सम आंसर्स टू इट। मीन्स हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हज़ारों साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, कहाँ लोग रहते थे। तो इसके हमने हमारे पास 4 डिफरेंट तरीके हैं। इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हम पता लगा सकते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स के थ्रू पता लगा सकते हैं, टूल्स एंड वेपन्स जो मिलते हैं हमें खुदाई के पश्चात उसके थ्रू पता लगा सकते हैं, या फिर रीडिंग दी बुक्स रिटन इन दी पास्ट, या फिर वो किताबें जो पास्ट में लिखी गई हैं उनको पढ़ के हम पता लगा सकते हैं कि पहले क्या हुआ था। ओके, नेक्स्ट आता है कि मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट्स में फाइंड, विच ऑफ दिस कुड बी मेड ऑफ द स्टोन। इसमें ये लिखा है कि हमें उन ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती थी। तो हमने पढ़ा था आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या मिलता था जब वो अपना रिसर्च करते थे। तो कैसे करते थे? वो रिमेनिंग ऑफ बिल्डिंग से करते थे। ठीक है, और पेंटिंग्स मिलती थी, स्कल्पचर मिलते थे, टूल जब वो खुदाई करते थे, एक्सकवेट करते थे, क्या मिलता था उन्हें? टूल्स मिलते थे, वेपन्स मिलते थे, पॉट्स मिलते थे पुराने ज़माने के, जिस मटका जिसे बोलते हैं, जहाँ पे लोग अपना सामान स्टोर करते थे या पैसे रखते थे। पेन्स मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी मिलती थी, या फिर कॉइन्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक, वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। इसका मतलब है कि जो आम जनता थी वो अपना रिकॉर्ड क्यों नहीं रख पाती थी। कि तो इसका आपका ये आंसर है कि रिकॉर्ड कीपिंग जो था ना बहुत आसान नहीं होता था। रिकॉर्ड्स बेसिकली मेंटेन किए जाते थे, राजा महाराजा थे, उसमें बहुत सारा पैसा लगता था, या फिर जो भी सोना वगैरह उस वक्त चलता था वो लगता था। तो ज़्यादातर वो सिर्फ राजा महाराजा ही इस्तेमाल करते थे अपनी बैटल्स को, जो भी विक्ट्रीज हुई हैं उनको गढ़वा देते थे वो। ठीक है, अब डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 वेज इन विच यू थिंक द लाइफ ऑफ द किंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द फार्मर्स। अब ये तो बहुत आसान है। और राजाओं की लाइफ फार्मर से कैसे डिफरेंट थी?
किंग्स हैड एब्सोल्यूट पावर ओवर ऑल हिज सब्जेक्ट्स, किंग के पास सारी पावर होती है, चाहे उनका प्रोफेशन तो कुछ हो या ना हो, लेकिन फार्मर्स के पास वो पावर नहीं होती है। किंग्स होते हैं हमारे महल में रहते हैं, पैलेसेस में रहते हैं, फार्मर्स के पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं। और एक और इसमें दे दिया गया है कि द किंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग हिज किंगडम बाय वेगिंग बैटल्स। जो किंग होता है, एक राजा होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है अपने राज्य की रक्षा करने के लिए। द किंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग हिज किंगडम वेयर एज द फार्मर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्स टू ग्रो क्रॉप्स। और बल्कि जो हमारा फार्मर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, खेती करना। ठीक है, तो बेसिकली हमारी फर्स्ट यूनिट की ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है और हम जल्द से जल्द हम अपना सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच प्लीज़। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।